हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर एग्जाम। जैसा में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे अपकृत्य के बारे में कि क्या अपकृत्य विधि जो है टॉर्ट्स अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है। इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट या लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट्स भी बनाते जाइएगा आप लोगों का। इंग्लिश में इसे अवेलेबल हो जाएगा कल आप लोगों के लिए। तो आइए देख लेते हैं। अपकृत्य विधि के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि है या अपकृत्य की विधि है। ठीक दोस्तों, शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि अपकृत्यों की विधि है या अपकृत्य की विधि है। दूसरे शब्दों में, क्या अपकृत्य विधि के अंतर्गत वे विशिष्ट अपकृत्य ही सम्मिलित हैं जिसके परे विधि की शाखा में कोई दायित्व अस्तित्व में नहीं है, यानी कि अपकृत्यों की विधि है। या क्या प्रत्येक अपकृत्यपूर्ण कार्य जिसका कोई औचित्य या अपवाद नहीं है अपकृत्य माना जाता है। अब इसे डिटेल में जानेंगे कि उपरोक्त विभेद या मतभेद सामंड और विनफील्ड, ये जो विचारक हैं, इनके मध्य अपकृत्य विधि को प्रकृति के बारे में विद्यमान मतभेद से उत्पन्न हुआ। ठीक, अब देखते हैं कि सामंड ने क्या कहा और विनफील्ड ने क्या किया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा कि सामंड ने अपनी पुस्तक अपकृत्यों की विधि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अपकृत्य विधि को अपकृत्यों की विधि माना है। ठीक, सामंड के अनुसार अपकृत्य यानी कि अपकृत्य विधि कुछ विशिष्ट अपकृत्यों की विधि है तथा व्यथित पक्षकार को सफल होने के लिए यह साबित करना होगा कि उसका मामला कुछ निर्धारित या निश्चित अपकृत्यों में से एक है जिसके लिए पहले से ही उपचार की व्यवस्था है। इनके अनुसार कि अगर जो फाइल में जो अपकृत्य की उपचार दिया गया है, अगर उससे आपका अपकृत्य यानी टॉर्ट्स जो है मिलता है तो ही आप वहां पर जाइएगा, यानी कि निर्धारित है और निश्चित है जो अपकृत्य, वही उसका उपचार हो सकता है। ये दोस्तों है सामंड के अनुसार, अर्थात सामंड जहां उपचार है वहीं अधिकार है, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जहां पर उपचार होगा वहीं आप लोग का अधिकार है। ठीक, और देखिए दोस्तों, यूबीआई, रेमेडियम, आईबीआई, चस के सिद्धांत को मान्य देते हैं। ये दोस्तों एक कोड है, इसे देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, जरूरी है। सामंड कबूतर के दरबों पिजन होल थियरी इन्होंने ही दिया था, जो सामंड है पिजन होल थ्योरी का। और पिजन होल थ्योरी के सिद्धांत को मान्यता देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक कबूतर के लिए एक प्रत्येक दरबे, यानी कि जो एक प्रत्येक कबूतर के लिए एक होल होता है विशेष, मतलब ऐसा इन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रत्येक कबूतर का एक रहने का होल होता है और वह कबूतर अपने होल में ही जाता है, अपने ही स्थान पर जाता है, उसी तरह से अगर आप लोग जहाँ अधिकार है, नहीं सॉरी, जहाँ उपचार है वहीं आप लोग का अधिकार है। जब तक उपचार नहीं जिस अधिकार का, आप लोग नहीं जा सकते। अभी इसका क्लियर और अच्छे से होगा, विनफील्ड के जो बताए हैं अपना विचार दिए उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक कबूतर के लिए उनके दरबे निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार अपकृत्य के निर्धारित उपचार होने चाहिए। ठीक, इससे निश्चितता बनी रहती है तथा वादी एवं प्रतिवादी दोनों को निश्चितता के साथ यह विदित रहता है कि उसे सफल होने के लिए क्या साबित करना होगा, यानी कि उसका जो टॉर्ट्स है, प्रकृति है, उसको कैसे, वो किस प्रकार का टॉर्ट्स है, किस कैटेगरी का टॉर्ट्स है, तथा प्रतिवादी को यह विदित रहता है कि उसे कौन से बचाव उपलब्ध है। ठीक, यानी कि अगर इस कैटेगरी का टॉर्ट्स है, यानी कि कैटेगरी वाइज जो है उसमें बचाव के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, यह भी उससे
विदित हो जाएगा यानी जान जाएगा। तो अब सामान्य के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इससे अपकृत्य विधि का विकास बाधित होता है, क्योंकि ये सही है कि अगर उपचार जो है सीमित होगा तो अपकृत्य भी अगर उस सीमित दायरे में जो उपचार है उसके अनुसार न हो तो अपकृत्य का उपचार होगा नहीं अन्य अपकृत्यों का। तो इस प्रकार से समझ लीजिए अपकृत्य जो टॉट्स है उसका विकास बाधित हो जाता है, क्योंकि एक बार अपकृत्य विधि को अपकृत्यों की सीमा में बांध देने से नवीन अपकृत्य जो होंगे यानी कि अन्य जो अदर टॉट्स आएंगे तो उसका विकसित नहीं हो पाएंगे यानी कि उसका उपचार नहीं मिल पाएगा। ठीक, सामान्य के समर्थक उसे अपकृत्यों में सीमित करने का लाभ भारतीय दंड संहिता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जहां विधि निश्चित अपराधों को परिभाषित करती है तथा उन अपराधों के लिए निश्चित दंड का प्रावधान करती है। दोस्तों अब आइए आगे देख लेते हैं कि दूसरी ओर विनफील्ड क्या कहते हैं। सबसे पहले आप सामान्य का देख लिए कि इन्होंने कहा है कि अपकृत्य जो है वह अपकृत्यों की विधि है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने कहा जहां अधिकार है वहां उपचार है। ठीक, सॉरी दोस्तों, जहां उपचार है तहां ही अधिकार है, उन्होंने सामान्य ने कहा था। ठीक, और ये कहा था कि इन्होंने पिजन होल थ्योरी भी दिया था। ठीक, और दोस्तों इन्होंने क्या किया है, अपकृत्य की विधि को के विकास को क्या किया है, बांध दिया है, एक सीमित दायरे में कर दिया है। अब आइए जान लेते हैं कि जो विनफील्ड हैं वो क्या कहते हैं। दूसरी ओर विनफील्ड अपनी पुस्तक अपकृत्य विधि लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत अपकृत्य विधि को अपकृत्य की विधि मानते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि अपकृत्यों की विधि लॉ ऑफ टॉट्स, और इन्होंने कहा है कि अपकृत्य की विधि लॉ ऑफ टॉट। तो विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि के अंतर्गत वह प्रत्येक अपकृत्य पूर्ण कार्य अपकृत्य हैं जिसके लिए कोई औचित्य या अपवाद जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। और विनफील्ड के समर्थकों के अनुसार अपकृत्य विधि को किन्हीं निश्चित अपकृत्यों की सीमा में बांधना उचित नहीं है। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि एक विकसित विधि है। ठीक, नोट करते जाइएगा दोस्तों कि विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि एक विकसित विधि है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है, उसे उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो भी व्यक्ति जिसका राइट का वायलेशन हुआ है तो उसको रेमेडी प्राप्त करने का पूर्ण राइट है, पूर्ण अधिकार है, लेकिन उसको भी साबित करना होगा। ठीक, साबित क्या समझ लीजिए, इसमें दोस्तों सामान्य ने कहा था साबित करने के लिए, लेकिन जो व्यथित पक्षकार है इनके अनुसार, विनफील्ड के अनुसार, वो तो पहले जाएगा ही। तो जहां उपचार होगा वहीं, सॉरी दोस्तों, जहां अधिकार होगा तहां उपचार होगा इनके अनुसार। तो यूबीआई जस आईबीआई रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। देखिए दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल बता दिया कि जहां अधिकार है, जहां आप लोग का अधिकार करेंगे वहां उपचार आप लोग को मिलेगा। इस सिद्धांत को विनफील्ड ने मान्यता दी। ठीक, 1702 में एसबी बनाम व्हाइट के बाद इस सिद्धांत को मान्यता दी गई। ठीक, इस बाद में मुख्य न्यायाधीश हॉल्ट ने कहा यदि क्षति कई प्रकार की हो सकती है तो बाद में कई प्रकार के भी होंगे। यानी कि
यानी कि दोस्तों यदि क्षति भी कई प्रकार, ये जरूरी नहीं है कि सबकी क्षति एक ही प्रकार की हो, अलग अलग कई प्रकार की क्षति होती है। तो वाद भी जो है दोस्तों, ये ब लिखा है, लेकिन वाद भी कई प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षति के लिए उपचार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक, चाहे उसका मामला निर्धारित उपचारों के अंतर्गत आता हो या नहीं आता हो। यानी कि अगर जो निर्धारित उपचार है उसके अंतर्गत उस कैटेगरी में आपका यदि क्षति नहीं आता है, तब भी आप अपने अधिकार को लेकर वहां जाएंगे। आपका अधिकार है कि वहां पर जाना और आपको उपचार मिलेगा इनके अनुसार। और इस तरफ देख लीजिए कि चैपमैन बनाम पिकर सगीर 1762 के बाद में मुख्य न्यायाधीश प्राट ने कहा है कि अपकृत्य असीम है, अनंत है, न वे सीमित है और न ही वे नियंत्रित है। ये दोस्तों कोड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन दोनों सिद्धांत में कुछ कुछ सच्चाई की मात्रा है, लेकिन अब देख लेते हैं निष्कर्ष पर क्या आता है। इन दोनों सिद्धांतों में कुछ कुछ सच्चाई की मात्रा है। दोनों सिद्धांतों के समर्थक भी अनेक है। प्रारंभ में अपकृत्यों की एक निश्चित संख्या थी जिसके आधार पर कार्यवाही की जा सकती थी। कालांतर में इसका विकास हुआ और अपकृत्यों की संख्या में वृद्धि हुई। डॉक्टर ग्लेनविल विलियम्स ने दोनों के मतभेद को संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया। ये भी आइए देख लेते हैं कि पहला सिद्धांत कहता है कि दायित्व के नियम विस्तृत हैं और दूसरा सिद्धांत कहता है कि दायित्व की जो अनुपस्थिति है के नियम भी विस्तृत हैं। यानी कि दायित्व की अनुपस्थिति के नियम भी विस्तृत हैं, लेकिन किसी सिद्धांत में कोई सामान्य नियम नहीं दिखाई देता। डॉक्टर ग्लेनविल विलियम्स के अनुसार विधि को निश्चित अपकृत्यों में एकत्र किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पिजन होल में अपकृत्यों की कमी है तथा उनमें अपकृत्य जोड़े नहीं जा सकते। यानी कि अब ये अपना निर्देश, यानी कि समझ लीजिए अंतिम निर्णय पर क्या कहते हैं कि जो सामंड ने पिजन होल थ्योरी जो दिया था, पिजन होल थ्योरी, तो ये जरूर नहीं कि जो पिजन का होल है, यानी कि जो रहने का स्थान है, कैटेगरी है, वह सीमित में हो। उसको बढ़ाया भी जा सकता है और सबकी उपचार के लिए उसमें, सबकी अधिकार के लिए उसमें उपचार भी ऐड किया जा सकता है। ठीक, इसलिए इन्होंने क्या किया कि पिजन होल में अपकृत्यों की कमी नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पिजन होल थ्योरी में अपकृत्यों की कमी है या उनमें अपकृत्य जोड़े नहीं जा सकते। यानी कि जिस प्रकार अपकृत्य आप लोगों का रहेगा उसका उपचार उसमें ऐड कर दिया जाएगा। वही बात हुई, दोनों की सेम बात हुई, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा और है कि प्रोफेसर विनफील्ड जो हैं, प्रोफेसर विनफील्ड भी सर जॉन सामंड के सिद्धांत को कुछ हद तक मान्यता देते थे। यानी जो विनफील्ड है, इसके विपरीत जो कहते थे, वह भी सामंड के सिद्धांत को कुछ हद तक मान्यता देते थे। प्रोफेसर विनफील्ड कहते थे कि संकुचित दृष्टिकोण पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से सामंड का सिद्धांत यथेष्ट है, उचित है, लेकिन विस्तृत दृष्टिकोण में पहला सिद्धांत ही वैध है। यदि हम वर्तमान अपकृत्य विधि को इसके भूत और भविष्य, पास्ट फ्यूचर के समस्त विकास को अगर देखें, विकास को अलग करके देखें, तो यह उचित, तो यह दूसरे सिद्धांत से अधिक मेल खाता है। ठीक, लेकिन यदि हम विस्तृत दृष्टिकोण से देखें कि अपकृत्य विधि हजारों वर्षों से विकसित होती आई है, आज भी विकासशील है, तो पहला सिद्धांत ही उचित होगा। यानी कि अपकृत्य आए दिन अनेकों अलग अलग होते रहते हैं और इसका समझ लीजिए सबका ऐड करना, सबका क्या करना, एक उपचार तैयार करना, एक दंड प्रावधान करना संभव नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, इसलिए विकासशील कहा जाता है। दोस्तों विकसित और विकासशील में यही अंतर है कि अभी ये विकास कर रहा है, इसमें ऐड होता रहेगा और शायद अंत तक
होता ही रहेगा, इसका कोई पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक। और दोस्तों ये जो अपकृत्य है, इसका उपचार जो है वह अनिर्धारित ही होगा, निर्धारित नहीं होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा हानि हुई हो, क्षति हुई हो, तो उसके अनुसार ज़्यादा उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, और अगर कम हुई हो तो उसके अनुसार कम देना पड़ेगा, यानी कि क्षति के अनुसार उसकी पूर्ति होगी। अतः इससे अब स्पष्ट है कि, देखिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि अतः इससे स्पष्ट है कि प्रोफेसर विनफील्ड का सिद्धांत अधिक उचित एवं व्यवहारिक है। ठीक। यदि हम मानते हैं कि अपकृत्य विधि का विकास हुआ है, तो हम इस सिद्धांत की सत्यता को मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अपकृत्य विधि विकास हो रहा है, यानी कि सीमित नहीं है दोस्तों, असीमित है, अनंत है, अनलिमिटेड है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें, उसका वीडियो जरूर लाएंगे टॉर्च के बारे में। क्वेश्चन आप लिखते जाइए, आंसर हम बता दे देंगे। ठीक।